बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस विशेष पेशकश में। भारत मॉरिशस एक नए अध्याय की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मॉरिशस में और किस तरीके से भव्य स्वागत उनका किया गया। मॉरिशस के न सिर्फ प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बल्कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं, करीब 200 की संख्या में तमाम जो शीर्ष नेता अधिकारी हैं वो सब पहुंचते हैं सुबह 6 बजे। और साथ ही साथ कैसे ये जो साझेदारी है, जो संबंध हैं, एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, इसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अजय भी अब जुड़ चुके हैं। अजय जी, जानना चाहूँगा क्योंकि जब हम बात करते हैं कैसे जो दो देशों की घनिष्ठता है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन पिछले एक दशक की अगर बात की जाए, किस तरीके से आप देखते हैं भारत और मॉरिशस के संबंधों को? इनफैक्ट भारत और मॉरिशस का जो संबंध है वो 10 साल से भी ज्यादा पुराना है जी। और पिछले 10 साल में जो हमारे संबंध हैं वो काफी सुदृढ़ हुए हैं जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद बहुत सारे ऐसी चीजें हुई है जो पहले नहीं हो पाई थी। खास करके जो हमने आगा लेगा एसेट क्रिएट किया मॉरिशस के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे भारत मॉरिशस के संबंध को, खास करके इंडो पैसिफिक के जो चैलेंजेज आए हैं जी सुरक्षा के, उसके लिए जिस तरह से इस संबंध को हमने मजबूत किया है और बहुत सारे एग्रीमेंट और सहायताएं दी हैं जिससे कि मॉरिशस को सर्वेलियंस के लिए, इसको अपने डिफेंस के लिए बहुत सारी भारत की जो तकनीक है और जो संस्थाएं हैं वो कैसे उनके साथ कोलैबोरेट करके उनके सिक्योरिटी को और भारत के जो ऑब्जेक्टिव है इस एरिया में उसको भी मजबूत करें। ये नया डायमेंशन उभर के आया है और ये ऐसा डायमेंशन है जिसमें पार्टी भले ही चेंज हो, प्राइम मिनिस्टर भले ही चेंज हो, दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलके इसको और आगे ले जाना चाहते हैं क्योंकि ये दोनों की जरूरत है। जी बिल्कुल, दोनों की ज़रूरत और किस तरीके से दो देशों के बीच जो संबंध हैं उनको और ज़्यादा प्रगाढ़ करते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए किस तरीके से, आपसे कुछ देर में ही हमारी सहयोगी जया जो हैं मॉरिशस में मौजूद हैं, बता रही थी कि कैसे लोग जो हैं वो बड़ी ही बेसब्री से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। जया, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए मॉरिशस, जैसे आप लगातार हमें बता रही हैं और आपने तो वहाँ पर भ्रमण भी किया, गंगा तालाब की अगर बात की जाए या जो शिवरूप वहाँ पे नज़र आता है, लोगों का तो मानना ये भी है कि हम तो 12 ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं अपने देश में, लेकिन 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में उसको देखा जाता है। तो ये जो एक सांस्कृतिक जुड़ाव है, एक जो धर्म का जुड़ाव है, इसको कैसे वहाँ के लोग देखते हैं? ये जो सांस्कृतिक जुड़ाव है, ये जो विरासत के जो धागे हैं जो भारत और मॉरिशस को एकजुट करते हैं, वाकई बेहद खूबसूरती से आप मॉरिशस में यहाँ महसूस कर सकते हैं। यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के खान पान में, यहाँ की जो बोली है, यहाँ पे बचपन से बच्चों को स्कूलों में हिंदी सिखाई जा रही है। और जैसे सर राम गुलाम साहब रहे हैं, जिनका जो पहले मुख्यमंत्री थे मॉरिशस के और प्रधानमंत्री थे, जिनको आज प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते आए, वो शुरुआत से ही हिंदू जो धर्म है उसके अनुयायी रहे, हिंदी के पक्षधर रहे और उन्होंने जो हिंदू धर्म को काफी पोषक किया। तो यहाँ पर हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें तो वो काफी ज्यादा प्रचलित है, लोकप्रिय है, लोग उसे मानते हैं। जो मॉरिशन है, जो चौथी जनरेशन यहाँ पर पहुंची है, जो उनके जो इंडेंचर्ड लेबर के रूप में, श्रमिक के रूप में जो भारतीय यहाँ पर आए थे, लेकिन अब इस वक्त उनकी चौथी पीढ़ी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो उस हिंदू धर्म को, उन रीति रिवाजों को बहुत ही गंभीरता से अपने दिल से यहाँ पर निभा रही है, आगे बढ़ रही है। और यहाँ की संस्कृति में आपको वही भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी एक खूबसूरती आपको नजर आएगी। मल्टीलिंगुअल, मल्टी कल्चरल देश है मॉरिशस, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हिंदू धर्म और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हम देख रहे हैं वो बहुत अभूतपूर्व है। महाकुंभ की यहाँ पर बात हो रही है लगातार, तो महाकुंभ को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्सुकता थी और एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ से गए थे और महाकुंभ से आए हैं। मैंने भी उनसे अपने महाकुंभ के अनुभव साझा किए, तो एक बहुत ही अच्छा वो अनुभव रहा यहाँ पर कि किस तरह से भारतीय संस्कृति से जो जुड़ाव है वो एक भावनात्मक रूप से और एक बहुत ही गहरे रिश्ते में भारत और मॉरिशस को जोड़ता हुआ नजर आता है और उसकी खूबसूरती यहाँ पर नजर आती है। आज खास तौर पर जिस तरह से तैयारी की गई है प्रधानमंत्री का स्वागत करने में, वो भी हमारी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। यहाँ पर किस तरह से जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है कथक, उसकी विशेष प्रस्तुति प्रधानमंत्री के समक्ष दी जाएगी। भारतीय जो लोक नृत्य है उसके रंग
रंग बिखरते यहाँ पर नजर आएंगे। जी। संस्कृत, हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी यहाँ पर थोड़ी लोकप्रिय है। छोटे जी। छोटे बच्चे आपको संस्कृत में बोलते हुए बिल्कुल दिखेंगे जया, ना और उन्होंने सिर्फ- खासतौर पर प्रधानमंत्री के लिए संस्कृत में गीत किया है। जी, ना सिर्फ हिंदी संस्कृत बल्कि जो भोजपुरी है उसकी भी हमें वहाँ पे जो आवाज़ें हैं सुनाई देती हैं, गीत गवई की भी, उसकी भी जानकारी मैं आपसे लूँगा। लेकिन उससे पहले अखिलेश, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आप हमें बता रहे थे कि क्या मायने हैं जब दो देशों के बीच जब आर्थिक संबंधों को लेकर हम बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब हिंद महासागर क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर भारत की जिस तरीके से हम कह सकते हैं जो पहल भारत ने की है, उसके ना सिर्फ सागर विज़न की हम बात करें बल्कि कैसे समुद्री सुरक्षा की बात की जाए, सहयोग की बात की जाए, जो अन्य देश हैं जो कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी इस तरह की जो पहल हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है और वो कैसे देखते हैं भारत और मॉरिशस की साझेदारी को? देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद लगातार उन्होंने मैरीटाइम मतलब समुद्री जो इलाके हैं उन इलाकों पे काफ़ी ध्यान दिया। और न सिर्फ समुद्री इलाकों में सुरक्षा की बात बल्कि ब्लू इकोनॉमी जो कह सकते हैं कि जो पूरे समुद्री क्षेत्र के जो छोटे छोटे देश हैं, जो द्वीप हैं, उनके पास कई द्वीप हैं, एक देश है, उनके कनेक्टिविटी के मामले होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को प्रधानमंत्री ने बहुत ही गंभीरता से लिया। और जहाँ तक मॉरिशस की बात है तो मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसके पास भी करीब 10-15 द्वीप हैं, 5 द्वीप काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसमें उनका इकोनॉमिक जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जिसमें कि उनका पूरे सार्वभौम राइट होता है, उनके जो समुद्री सीमा के अंदर, मतलब उनका जो लैंड है, लैंड के बाद भी उनके पास जो है तकरीबन 23 लाख वर्ग किलोमीटर के उनका अपना माना जाता है। और उसमें बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमी की संभावनाएं होती है, ब्लू इकोनॉमी की संभावनाएं होती हैं, जिसमें कि न सिर्फ मछली बल्कि अन्य कई तरह के जो संसाधन हैं उन पाए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को भारत की विदेश नीति में इस आयाम को जोड़ा। और उसके बाद जो एक कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक की जब बनी कि इंडो पैसिफिक रणनीति काफ़ी महत्वपूर्ण है, न सिर्फ इन देशों के विकास के लिए बल्कि इनकी सुरक्षा के लिए भी, कि इनकी सुरक्षा काफ़ी वल्नरेबल होती है। कई बार नेचुरल डिजास्टर के समय ये काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, इनको सहयोग करने वाला नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये भारत ने सिद्ध किया कि नेचुरल डिजास्टर के समय भी भारत एक तरीके से फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, पहली बार वहाँ पहुँचता है, वहाँ सहयोग करता है लोगों को। तो इस मामले में कह सकते हैं कि भारत की जो रणनीति है वो रणनीति न सिर्फ भारत के लोगों को और ज़्यादा आउटरीच प्रदान करेगा इन देशों में, बल्कि वहाँ के देशों को भी भारत से जोड़ेगा। और जहाँ तक मॉरिशस की बात है तो मॉरिशस कह सकते हैं कि एक तरीके से भारत का पूरी छवि वहाँ दिखती है। मॉरिशस के जो पहले प्रधानमंत्री थे शिवसागर राम गुलाम, बिहार में पटना में उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो जिस तरह से कनेक्ट है मॉरिशस का और भारत का, आपको जो मॉरिशस गए हैं उन्हें यह फील होता है कि सब अपने ही जैसे लगते हैं, कोई पराया नहीं लगता, सारी चीजें अपनी लगती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भावनाओं को एक ऐसे सूत्र में पिरोया कि वो दो देश का जो संप्रभुता है उस संप्रभुता भी बनी रहे, लेकिन उनके लोग जो है हमारे साथ लगातार जुड़े हुए महसूस हो, उनको कोई हिकअप ना हो, उलझन ना हो और खुल की अपनी बातें कर सके। इसलिए जो पूरा संबंध है वो रणनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छा रखता है दोनों तरफ से। जी बिल्कुल। और खासतौर से शेखर जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि इसको रणनीति मानिए या जिस तरह का एक विश्वास भारत पर हर एक देश जो है वो जताता है, कहीं ना कहीं भारत का जो बढ़ता प्रभुत्व है उसको हम यहाँ मान सकते हैं, देख सकते हैं। और उसी को सार्थक करती हुई अलग अलग तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री के जो अलग अलग महत्वपूर्ण यात्राएं रहती हैं उनमें जाहिर तौर पर वो नजर आती हैं। ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस देश में भी गए हैं तो उनके साथ एक ये मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो एक एग्रीमेंट होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे कि हम सिर्फ एक उसे वाक्य की तरह नहीं देखना चाहिए, उसको लागू करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की आवश्यकता होती है। क्योंकि भारतवर्ष की कैपेसिटी खुद काफी बड़ी हो गई है। इंडियन ओशन क्षेत्र में भारतवर्ष जो है रेसिडेंट पावर जिसको कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल है। तो हमारा ये हमेशा से रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, वसुधैव कुटुंबकम, लोगों की मदद करो, चाहे वहां सरकार किसी की भी हो। अब देख लीजिए, अब बांग्लादेश में सरकार बदल गई लेकिन हमारी जो उनको मदद है वो बंद नहीं हुए। मालदीव्स में भी सरकार दूसरी आ गई लेकिन हमारे सारे क्रेडिट लाइन, हमारे सारे डिफेंस कॉर्पोरेशन चल रहे हैं। तो ये जो है जब तक एक दूसरे के ऊपर
हम विश्वास नहीं करेंगे तो इस तरह की जो साझेदारी है वो होना काफी मुश्किल होता है। जी। और हम जब जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं, जैसा अखिलेश जी ने कहा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत के बाहर हैं। आप बैठेंगे उनकी गाड़ी में, उनके कार में, आपको भोजपुरी गानों का टेप लगा देंगे, उनके जी। हिंदी के गाने बजते हैं वहां के रेडियो स्टेशन में। तो जी। ये आपको दिखाता है कि चूंकि सांस्कृतिक तौर पे हम एक हैं, इसलिए हर क्षेत्र में एक विश्वास एक दूसरे के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा है। आप सच ये लगेगा कि वो कोई एक अपने ही देश के किसी भाग में हम घूम रहे हैं। जी। तो अब जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे उनके आइलैंड्स काफी हैं। अब जैसे आगालेगा आइलैंड की बात करी थी प्रोफेसर साहब ने, तो जी। वो करीब 1100 किलोमीटर है पोर्ट लुई से। तो एक समझिए कि वो एक अलग ही देश की तरह है। उसकी सुरक्षा करने के लिए वहां पे उनके लिए जेट्टी बनाना ताकि छोटे मोटे पेट्रोल शिप्स वहां जा सके, एक हवाई अड्डा बनाना ताकि हवाई जहाज पेट्रोलिंग करने के बाद वहां लैंड कर सके। जी। तो ये जब तक मॉरिशस को ये विश्वास नहीं हो जाएगा कि भारतवर्ष का कोई ऐसा अप्रोच नहीं है, एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच नहीं है, तभी ये काम भारतवर्ष को दिया गया है जी। और भारतवर्ष ने उसे अपने रिकॉर्ड टाइम में पूरा कर दिया है। बिल्कुल। तो ये आपको हर जगह दिखाई पड़ेगा। आप जी। देखेंगे जैसे जैसे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, आप हर जगह देखेंगे आपको भारतीयता की झलक। वहां पे मॉरिशस के अंदर, पोर्ट लुई के अंदर जितने शिव मंदिर हैं, जी। वो उतने दिल्ली में भी नहीं है। जी। तो ये बिल्कुल, यही हम एक विश्वास यानी हर स्तर पर नजर आता है। फिर बिल्कुल। चाहे हम जो लगातार जो नीतियां हैं उनकी बात करें, या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कैसे धर्म में जो विश्वास है, किस तरीके से जो अलग अलग मंदिर स्थापित किए गए हैं, और खासतौर से अजय जी अगर देखा जाए, क्योंकि ये कितना महत्वपूर्ण जो नीतियों का प्रभाव हम इसको मान सकते हैं, एक विश्वास जो जाहिर तौर पर जताया जा रहा है, और जिस तरीके का जो न सिर्फ क्षमता विकास की बात की जाए बल्कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कि मॉरिशस में हमने देखा है, जो भारत ने किया है, और उसके लिए सबसे आगे निकल कर आना, पूरी मदद उनको करना। यस, ये विश्वास की वजह से ही ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो मॉरिशस के साथ इस तरह के संबंध रखना चाहेंगे। मॉरिशस में जो भारत ने किया है वो उनके वैसे एरिया पे किया, वैसे जगह पे किया है जहां दूसरे देशों को मौका नहीं मिलता, खास करके सुरक्षा के मामले में, उनकी जो सर्वेलियंस की मैकेनिज्म है उसके मामले में भारत को बहुत ही अच्छी एक्सेस है वहां पे। और भारत को इतना विश्वास है कि भारत के मना करने के बाद ही कोई मॉरिशस दूसरे देश की तरफ इस चीज के लिए देख सकता है। वहां पे चाइना भी एक्टिव है, वहां पे यूरोपियन यूनियन भी काफी एक्टिव है, लेकिन भारत चूंकि हमारी सांस्कृतिक और सिविलाइजेशनल जो कनेक्ट है उनके साथ इतनी मजबूत है, जो किसी धर्म और किसी लैंग्वेज पे नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि एक भारतीय जो कल्चर है, संस्कृति है, उस पे बसी हुई है। इस वजह से चाहे वहाँ पे सरकार कोई भी आए, भारत उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री रहता है। और उनकी जो कोशिश है कि भारत और मॉरिशस के रिलेशन को कैसे स्ट्रैटेजिक लेवल पे पहुंचा दें, जिसकी इस बार पूरी संभावना है, ये उसी विश्वास का परिणाम है। जी बिल्कुल, उसी विश्वास का परिणाम ये है, और उसकी जो बानगी है लगातार हम यहाँ देख भी सकते हैं। जया, जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं, और आप जैसा जिक्र कर रही थी कि ना सिर्फ हिंदी की हम बात करें, संस्कृत की बात करें, बल्कि जैसा शेखर जी ने हमें बताया कि भोजपुरी का जो चलन है वहाँ पर, गीत गवई की भी अगर बात की जाए, जो कि कहीं ना कहीं वहाँ पर हम कह सकते हैं उनकी भूमिका रहती है। और उसके साथ साथ वहाँ पर जो अलग अलग जो भारतीय व्यंजन है, और आपने तो शायद वहाँ पर जो चाय का स्वाद है वो भी ले लिया था, अक्सर हम जिसको मिस करते हैं जब दूसरे देशों में जाते हैं। एक तरह की चाय नहीं, 10 अलग अलग तरह की चाय यहाँ पर बनाकर वो यहाँ पर बना रहे थे। और वो एक फंड रेजिंग इवेंट था, क्योंकि होली की तैयारियां यहाँ पर चल रही थी, और होली के हुड़दंग की, होली के मस्ती की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो होली के गीत हैं वो भी हमें यहाँ पे कल्चरल सेंटर में सुनाई दिए। हिंदी तो है ही, आप जिस तरह से हमारे खास मेहमान भी कह रहे हैं कि अगर आप रेडियो पे सुनेंगे तो हिंदी गीत आपको सुनाई देंगे, गाड़ी में आप जा रहे हैं तो आपको हिंदी के गीत सुनाई दे रहे हैं। तो वही भोजपुरी
भोजपुरी का अंदाज भी, जो भोजपुरी शैली है, भोजपुरी खाना है, भोजपुरी बोली है, वो भी आपके कान में जरूर पड़ जाएगी। उससे जुड़ा अभी हमने एक डॉक्टर शिक्षा, हमें यहाँ पे मुलाकात हमारी हुई थी, जिन्होंने कहा कि क्योंकि जो बिहार से कनेक्ट है वो यहाँ पर है, चौथी जनरेशन है, चौथी पीढ़ी है, लेकिन वो जो कनेक्ट है, जो बोली है, जो भाषा है, वो आत्मसात यहाँ पर लोगों ने की है। और वो उन्होंने जो अपना जो संस्कृति है, जो अपनी कल्चर है, जो अपनी भाषा है, जो अपने रीति रिवाज है, उन्हें उन्होंने छोड़ा नहीं है, उन्हें और भी कस के पकड़ा हुआ है। और यही वजह है कि बात हो हिंदी की, बात हो भोजपुरी की, आपको वो शुद्ध भाषा मॉरिशस में जरूर नजर आएगी। और बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे जो प्रधानमंत्री का जो विजन है, जो उन्होंने काम किया है, उसका विश्वास यकीनन देश में तो है ही, भारत में अब विदेशों में भी साफ तौर पर नजर आता है। जो विश्वास प्रधानमंत्री की नीतियों में भारतवासी करते हैं, वो करते हैं जो वो चाहे विश्व में कहीं भी मौजूद है। और मॉरिशस उसकी एक जीती जागती मिसाल है। जिस तरह से जो भारत की सहायता प्राप्त परियोजनाएं हैं, जो विकास परियोजनाएं हैं, जिसका हाथ पकड़कर इस वक्त मॉरिशस विकास की राह पर आगे चल रहा है, वो आपको मॉरिशस में हर जगह सड़क पर आप निकलेंगे, आपको साफ नजर आएगी भारत की छाप हर जगह। तो यही तो है विश्वास, यही तो है आपसी प्रेम, जिसके चलते ये दोनों देश आपसी हितों को साथ में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे बात हो हिंद प्रशांत महासागर की, जिसमें दोनों देशों के साझा हितों, साझा चुनौतियों का एक साथ सामना कर रहे हैं, तो बात हो संस्कृति की, बात हो हमारे हिंदू धर्म की, बात हो सनातन की, तो उसको भी संजोए रखने में अपना जो प्रयास है यहाँ पर, वो यहाँ मॉरिशस वासी भी करते नजर आ रहे हैं। और जो वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया, वो यहाँ के बच्चे दोहरा रहे हैं। किस तरह से यहाँ के बच्चे प्रधानमंत्री को लगातार सुनते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, और उनकी नीतियों से इतनी छोटी उम्र में वो बेहद प्रभावित होते हुए आज उसी राह पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मौजूद हैं तिरंगे का झंडा लेकर। आज प्रधानमंत्री का स्वागत करना है तो उन्होंने संस्कृत भाषा को चुना है। आज यहाँ के छात्रों को प्रधानमंत्री का स्वागत करना है तो उन्होंने कथक को और भारतीय लोक नृत्य को चुना है। तो वो जो संस्कृति का जो प्रेम है, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति के जरिए हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारा इतिहास है, उसको थाम रखते ही भारत वैश्विक मंच पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है, वैश्विक गुरु के नाते आगे बढ़ रहा है। तो उसी पहचान की एक साफ बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको मॉरिशस में दिखती नजर आएगी। इन बच्चों के जरिए, इन जो युवा पीढ़ी के जरिए, जो आज मॉरिशस में रहते हैं, अपने देश से दूर रहते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति को हाथ में थामे हुए हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति है उसकी झलक लगातार देखने को मिलती है मॉरिशस में। साथ ही शेखर जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि ना सिर्फ अलग अलग बोलियों की बात की जाए, भाषाओं की बात की जाए, पूरी जो भारतीय संस्कृति है उसकी झलक हम वहाँ पर देखते हैं। और ऐसे में ना मॉरिशस कोई ऐसा पहला देश नहीं है जहाँ पे भारतीयता की जो झलक है वो हम देख सकते हैं, बल्कि ना जाने कितने ही ऐसे देश हैं, लगभग हर एक देश में, शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि जो भारतीयता की झलक है वो नज़र आती है, भारतीय संस्कृति जो है वो अब नज़र आती है। और ये एक बड़ा बदलाव हमने शायद पिछले एक दशक में देखा है। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मुकुल जी। जैसा कि मैंने कहा, अभी कुंभ सम्मेलन में हमने बहुत देश के लोगों को बुलाया था, इंडिया फाउंडेशन के, तो उसमें 11 देश के मंत्री आए, जिन्होंने सारे लोगों ने हिंदी में भाषण दिया। सूरीनाम ले लें, चाहे सीशल्स ले लें, या फिजी ले लें, या ट्रिनिडाड टोबैगो ले लें, या गयाना ले लें, हर जगह हमारे भारत मूल के लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है। तो उससे क्या होता है, उससे जब आपकी बोली एक होती है मुकुल जी, तो आपको इंटरैक्ट करने में, आपको मिलने जुलने में और ज्यादा आसानी होती है, और आपका भरोसा बढ़ जाता है। खान पान संस्कृति जब एक जैसी हो, तो क्यों ना दो देश ये समझे कि हम दूर जरूर है लेकिन हम एक ही मूल से पैदा हुए हैं। अब आप देखिए, ये भरोसे की ही बात है। भारतवर्ष ने, नौसेना ने अपना सबसे मॉडर्न शिप और सबसे मारक जहाज जो है INS इम्फाल को वहां भेजा है। तो ये अपने आप में एक सिंबल है। शेखर जी, क्या कुछ खासियत अगर आप हमें बता सकें INS इम्फाल की? जी, INS इम्फाल जो है वो डिस्ट्रॉयर है, भारतवर्ष में बना हुआ है। बहुत ज्यादा मॉडर्न उसमें रेडार्स हैं, सबसे ज्यादा मॉडर्न सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जमीन से समुद्र के ऊपर हवा में मार करने वाले। और हमारा भारतवर्ष का बना हुआ उसमें जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी बहुत सारी लगी हुई हैं, उसमें सोनार सिस्टम हमारा है और हमारे अपने टॉर्पीडोज हैं। तो एक तरह से समझिए कि वो भारतवर्ष की तकनीकी क्षमता को दिखाता है। तो यह उनको विश्वास देता है मॉरिशस को कि उनकी सिक्योरिटी की भी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी को भी सुरक्षित कर सकता है भारतवर्ष, उसमें इतनी ताकत है। हमारे शिप्स बराबर वहां जाया करते हैं उनके लिए, पेट्रोलिंग के लिए। उसी सिलसिले में हम लोगों का जाना हुआ था, कई बार जाना हुआ है। तो हमें लगता है कि हम वहां लगता ही नहीं कि हम किसी और जगह आ गए हैं।
और इतना सपोर्टिव है वहां के लोग। वहां पे उनके जहाजों को मेंटेन करने के लिए हमने छोटे मोटे मेंटेनेंस टीम को रखा हुआ है जी। ताकि उनको कोई तकलीफ नहीं हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि देखिए ये भाषा का एक होना और मूल एक होना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक रीजन है, जी। एक कारण है कि हमारी जो विश्वसनीयता है उतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, और जी। तभी हम रक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और खासतौर से अखिलेश, अगर देखा जाए रक्षा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, ना सिर्फ मॉरिशस बल्कि कैसे अब जो रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता है वो हमें नजर आती है भारत में, और उसी को कैसे हम दूसरे देशों को उसके जरिए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारी लगातार बढ़ रही है और हम न सिर्फ नए नए उपकरण बना रहे हैं बल्कि पुराने उपकरणों में भी हम इस तरह से चेंज कर रहे हैं जो पूरी तरह भारतीय लगे। तो उसकी जो मैन्यूवरिंग कैपेसिटी है, मैन्यूवरिंग कैपेसिटी को भी हम ऐसा बनाते हैं ताकि अगर हम विदेश से कोई उपकरण खरीदते हैं तो उसके साथ भी उसका सामंजस्य हो सके। ये भी रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नए उपकरण बना रहे हैं लेकिन जो पुराने उपकरण हैं उनके साथ उनका अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो बहुत बड़ा ग्लिच होता है। तो इस हिसाब से हम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया करें और बाहर से जो अच्छी तकनीक वाले हैं उनको भी ले आए और उनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करें ताकि वो और ज्यादा भविष्य के लिए सिंक्रोनाइजेशन हो। लेकिन सिर्फ आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण नहीं होती है। मान लीजिए आपके पास जहाज है और आप जहाज केवल अपने पोर्ट पे रखते हैं, आपके पास कैपेसिटी है लेकिन आपकी अपनी कैपेसिटी का उपयोग नहीं करते हैं, किसी को मदद नहीं करते हैं, प्रदर्शन नहीं करते हैं, या किसी ऐसी स्थिति के लिए अपने आप को तैयार नहीं रखते कि अचानक कोई चुनौती आई हम पर या हमारे मित्र देशों पर, तो उनको हम मदद नहीं कर सकते। इन सारे क्षेत्रों में जब आप विकसित होने की तरफ बढ़ते हैं, विकसित भारत की कल्पना करते हैं, हम ये बात सोचते हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत बनेंगे, तो इसके ये सारे आयाम होते हैं। न सिर्फ आर्थिक तौर पे बल्कि हम रणनीतिक तौर पे रक्षा के क्षेत्र में भी कितना दूसरों की सुरक्षा प्रदान कर पाते हैं, कितना इलाकाई हम सुरक्षा प्रदान कर पाते हैं, और कितना हमारी राजनीतिक पहुंच होती है कि ताकि हम अगर पॉलिटिकल स्टैंड कहीं इंटरनेशनल लेवल पे लेने की जरूरत हो तो उसमें हमारे मित्र देश शामिल हो सके। तो मॉरिशस इस सभी मामलों में बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही अनुपम उदाहरण है, जिसके साथ भारतीयता भी है, जिसके साथ हमारा एक सुरक्षा का भी संबंध काफी मॉरिशस हम पे विश्वास करता है। और अगर कहे कि एक जो भारत कहता, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की एक भाषा बने हिंदी, तो आपको बताऊं कि हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय मॉरिशस में बना हुआ है, उसके थ्रू हम अन्य देशों में हिंदी की जो डिप्लोमेसी है उसके थ्रू हम संचालित करते हैं। तो इस हिसाब से कहें कि सुरक्षा से लेकर हमारी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उन सारी जगहों में मॉरिशस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनता है। जी बिल्कुल। और किस तरीके से ना सिर्फ जो भारतीय भाषा हिंदी की हम बात करें, संस्कृति की बात की जाए, कैसे उसका प्रचार प्रसार जो है वो होता हुआ नजर आता है। मॉरिशस एक उसका महत्वपूर्ण माध्यम, और खासतौर से अगर देखें अजय जी, क्योंकि ना सिर्फ एक माध्यम होना आवश्यक रहता है बल्कि भारत जो कि हर वक्त एक हम कह सकते हैं बेहतर साझेदार के रूप में नजर आता है, भागीदार के रूप में नजर आता है। और जब बात की जाती है विकास की, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि जो कहा उसको समय रहते करके दिखाया गया है। ना सिर्फ अपने देश में हमने देखा उदाहरण के तौर पर, बल्कि मॉरिशस में भी जो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं जिसमें भारत का सहयोग था समय रहते वो पूरे किए गए। ये बिल्कुल सही बात है। भारत को लोग विकास के दृष्टि से भी देखते हैं। अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए हुए हैं तो वहां पे सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट को खोला जा रहा है, हेल्थ सेक्टर में कुछ इंस्टीट्यूशंस को इनॉग्रेट किया जा रहा है, और पहले भी इनके जाने से पहले भी वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे, जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट था, साथ में कम्युनिटी हाउसेज के प्रोजेक्ट थे। ये सारी चीज़ें भारत ने वहाँ पे एग्जीक्यूट किए, और भारत को लोग समझते हैं कि जो वहाँ की विकास की जो डिमांड है उसमें भारत बहुत हद तक उनको सहयोग करता रहा है। भारत खुद ही ऐसा देखा जाता है कि बहुत ही तेजी से विकसित राष्ट्र है, और अपने सारे जो उसकी ताकत है उसको इन देशों के लिए दिया जाता है। और डायस्पोरा कंट्रीज, मॉरिशस चाहे सूरीनाम हो, फिजी हो, जहाँ पे गयाना हो, जहाँ पे भी भारतीय मूल के लोग हैं, ये माना जाता है मोदी जी की जो विदेश नीति है वो उन देशों के लिए जहाँ भारतीय मूल के लोग हैं उनके लिए केवल भारत के हित के हिसाब से नहीं बल्कि उनकी भलाई के लिए भी वो बहुत आगे बढ़ के
बहुत सारे कदम उठाते हैं। तो इसलिए मोदी जी के इस विजिट को विकास के लिए भी और एक जो भारतीय मूल के लोगों के जो भारत से जो सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है, उसके प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, किस तरीके से उसको हम यहाँ देख सकते हैं। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए अखिलेश, क्योंकि हर स्तर पर एक जो बेहतर स्थिति है वो नज़र आती है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा मेक इन इंडिया विज़न की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक क्या मजबूत कड़ी के तौर पर हम देख सकते हैं, जिस तरीके से भारत के जो संबंध दूसरे देशों के साथ रहे हैं या मॉरिशस की बात की जाए, क्योंकि हम ना सिर्फ द्विपक्षीय कारोबार जो है उसको बढ़ता हुआ देखते हैं, बल्कि जैसे जैसे और अवसर हैं, जो संभावनाएं हैं, उनका भी लगातार हम देख पा रहे हैं कि उनमें भी इजाफा हो रहा है। देखिए, जो आर्थिक मामले हैं, निश्चित तौर पे अभी जो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी है, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है आर्थिक सहयोग। और ये आर्थिक सहयोग जो है वो अगले पिछले कई सालों से भारत जो है इस तरीके के प्रयोग कर रहा है और इस तरीके से लगातार अपनी डिप्लोमेसी को संचालित कर रहा है कि जहाँ से भी हमारे राजनीतिक संबंध हैं, जहाँ से भी हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, उनके साथ आर्थिक सहयोग को जोड़ा जाए ताकि वो संबंध और ज़्यादा मजबूत हों। क्योंकि जो अर्थतंत्र की अर्थव्यवस्था के बीच जो सहयोग बनता है वो काफ़ी टिकाऊ और काफ़ी अस्थायी होता है। और जिस तरह से भारत के लोग लगातार दूसरी जगह जाकर काम कर रहे हैं, दूसरी जगह जाकर इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, दूसरी जगह जाकर किस तरीके से वहाँ बिजनेस किया जाए इस रूप में कर रहे हैं, तो ऐसे में जो भारत का जो पूरा एक भारत की जो छवि बन रही है पूरी दुनिया में, एक ऐसे राष्ट्र की जो बन रही है जो एक सहयोगात्मक कंस्ट्रक्टिव बिजनेस के रूप में, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में जहां भी हम जा रहे हैं वहां हमारा स्वागत हो रहा है। और इसी लिहाज से देखें तो मॉरिशस जो कि सांस्कृतिक रूप से हमारे काफ़ी करीब है, अगर कह सकते हैं तो समुद्र क्षेत्र में हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड भी है और वहाँ हमारे जैसे ही सारे लोग हैं, तो ऐसे में वहाँ जो व्यापार की संभावनाएं हैं, जो आर्थिक हमारे संबंधों की संभावनाएं वो बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तकरीबन 23 लाख वर्ग किलोमीटर का उनका अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं जहाँ की भारत उनको सुरक्षा भी प्रदान कर सकता है और भारत वहाँ व्यापार भी कर सकता है। ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने में बहुत ही जबरदस्त संभावना है मॉरिशस के साथ भी हमारे। जी बिल्कुल, और खासतौर से अगर देखा जाए शेखर जी, ब्लू इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, जिस तरीके से भारत से जो निर्यात किए जाते हैं अलग अलग उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद की बात की जाए या दूसरे जो अन्य उत्पाद हैं उनको हम देखें, या खासतौर से सी फूड, झींगा की भी अगर बात की जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक नए अवसरों का सृजन तो करता ही है, लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से इसका एक वृहद रूप जो है, एक बड़ा और विकसित रूप जो है वो हम देख सकेंगे? जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी जो है मुकुल जी, उसका एक सबसे बड़ा बेसिस होता है सस्टेनेबिलिटी। क्या हम जो समुद्र में जो चीजें उपलब्ध हैं उसको हम ज्यादा मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे मैनकाइंड को, हमारे दो देशों को ये उपलब्धि बहुत दिनों तक रहेगी? तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है जहां तक ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि कहीं वो हमारे रिसोर्सेज जो है, मरीन रिसोर्सेज को कोई गलत आदमी या गलत देश तो उसको नहीं ले जा रहा है, तो उससे भी बचाने के लिए हमें उसकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। तो ब्लू इकोनॉमी जो है अपने आप में एक छोटा शब्द है, लेकिन इसके पीछे जो काम लगता है, इसके ऊपर जो हमें वर्क करना होता है वो काफी ज्यादा है जी। उसी के लिए समुद्री सुरक्षा जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि पायरेसी को रोकना है, ये ब्लू इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है देशों का, और कोई भी देश अकेला ये नहीं कर सकता है मुकुल जी। इसलिए हमारे देशों के बीच में लोग कहते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है, ओवरऑल सिक्योरिटी, उसमें कोऑपरेशन सबसे बड़ी चीज होती है। यहां तक कि अमेरिकी नेवी के जो प्रमुख थे 2007 में उन्होंने कहा था कि हमें पूरे देश की समुद्री सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा वॉरशिप चाहिए जी। इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका को 1000 शिप चाहिए, उनका मतलब ये था कि सभी देशों को मिलाकर हमारे पास वॉरशिप्स की संख्या 1000 से ज्यादा होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अभी तक हम वो फिगर विश्व में नहीं पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे हमें विदाउट कोऑपरेशन एक समुद्री सुरक्षा बिल्कुल ही नहीं हो सकती है। और उसमें ब्लू इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बेसिस है कि सुरक्षा हम ब्लू इकोनॉमी की करें ताकि प्रोस्पेरिटी, हमारा विकास हो, हमारे लोगों में उत्साह है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। हर सरकार यही चाहती है।
तो हमारे ख्याल से ब्लू इकोनॉमी जो है वो उतना छोटा मामला नहीं है मुकुल जी। जी बिल्कुल। साथ ही अजय जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मैरीटाइम की जब बात की जाती है, फिर चाहे वो बात कुवैत में की जाए या अभी मॉरिशस में प्रधानमंत्री हैं, तो जो तमाम अवसर, जो संभावनाएं वहाँ पर हैं, ब्लू इकोनॉमी जिसका जिक्र अभी शेखर जी भी हमारे साथ कर रहे थे, कैसे उसको आप देखते हैं? ये बिल्कुल इन दोनों ने बिल्कुल सही कहा कि वो जो ब्लू इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और उनको पोटेंशियल से ही नहीं बल्कि उनको प्रोटेक्ट भी करना बहुत जरूरी है। और इस हिसाब से मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम फ्री एक्सेस टू जो ब्लू इकोनॉमी के लिए होना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। और उसको उसके पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि भारत और मॉरिशस के जो समुद्री क्षेत्र हैं, जो जिस एरिया में उनकी पहुंच है, जो उनके रेंज में है, वहां पे किस तरह से उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए, तभी जो ब्लू इकोनॉमी के जो पोटेंशियल है उसको हम ले सकते हैं। और इस एंगल से जो उन्होंने आगालेगा में जो एक नया साझेदारी करके जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया है, जिसमें भारत ने सहयोग किया है मॉरिशस के लिए, और वो काफी आगे बढ़कर वो इस एरिया में भारत और मॉरिशस के जो ब्लू इकोनॉमी के जो भी प्रोस्पेक्ट हैं, पोटेंशियल हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में बहुत सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये सहयोग जो है वो हम देख सकते हैं कैसे लगातार किया जा रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके चलते विकास भी हम देख पा रहे हैं, और एक विरासत जो है कैसे उसको संरक्षित किया जा रहा है जो दूसरे देश हैं उनमें भी। फिलहाल हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस विशेष पेशकश में। लगातार आपको हम बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 2 दिवसीय मॉरिशस की यात्रा पर हैं, और कैसे भारत मॉरिशस के जो संबंध हैं उसमें एक नया अध्याय जो है वो शुरू होने जा रहा है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग कारण हैं, अलग अलग जो स्तर हैं, क्षेत्र हैं, उनमें हम देख सकते हैं। और ख़ासतौर से हमारे जो सहयोगी हैं अखिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, यहाँ आपसे समझना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे हैं जो अंतरिक्ष सहयोग को अगर देखा जाए, क्योंकि आज के समय में भारत किस तरीके से जो एरोस्पेस क्षेत्र है उसमें लगातार तेज़ी से विकास कर रहा है, और उसके साथ ही जो अगर हम बात करते हैं कैसे उसी तकनीक को दूसरे देशों को देना है, कैसे जो सहयोग है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और अंतरिक्ष सहयोग की अगर बात की जाए उसमें भी हम देख सकते हैं जो भारत की भूमिका है वो विश्व पटल पर अब बढ़ती हुई नजर आती है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम बात कर रहे थे मैरीटाइम इकोनॉमी की, ब्लू इकोनॉमी की, उसी तरीके से एक नई इकोनॉमी इमर्ज कर रही है पूरी दुनिया में, और वह है एक स्पेस इकोनॉमी। स्पेस इकोनॉमी पर अमूमन पश्चिमी देशों का आधिपत्य था। हम भारत में ज़्यादा बहुत काम नहीं कर रहे, लेकिन इधर के 10 सालों के अंदर हम स्पेस सेक्टर में, हालांकि हमारा भी काफ़ी पहचान था, हम काफ़ी उन्नत थे, लेकिन उस इकोनॉमी में हमने प्रवेश नहीं किया था। लेकिन आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आए तो उसके बाद उन्होंने साउथ एशियन सैटेलाइट की घोषणा की, और साउथ एशियन सैटेलाइट में उन्होंने आमंत्रित किया जो सभी साउथ एशियन नेशंस हैं उन सारे लोगों को आने के लिए। कई सारे देश आए।
उसी तरह से अब स्पेस इकोनॉमी में जो हम अपने स्पेस सेंटर से दूसरे देशों के भी सैटेलाइट छोड़ा करते हैं, ये ऐसी भी एक प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद स्पेस सेक्टर को हमने लिबरलाइज किया और उसमें प्राइवेट पार्टीज की एंट्री को हमने अनुमति दी। तो बहुत सारी प्राइवेट पार्टी स्पेस एरिया में आके बनाएंगी, सैटेलाइट भी निर्माण करेंगी आगे आने वाले दिनों में, लेकिन उसके बहुत सारे इंसेलियरी इंडस्ट्रीज होंगे जो कि इसरो के साथ मिलकर काम करेंगे। और उसके बाद एक बहुत बड़ा आयाम बनता है जो आपके ऑलरेडी जो सैटेलाइट्स हैं पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया के स्पेस में डिफरेंट जगहों पे, उसको साथ कनेक्टिविटी। तो उसमें जो है कि जो समुद्री क्षेत्र में बसे हुए देश है, जो दूर समुद्र में, डीप सी में, उन देशों की बहुत प्रमुख भूमिका होती है। और वहाँ अगर हम कोई लिंक स्टेशन स्थापित करते हैं तो उसके साथ हमारा न सिर्फ उस इलाके का बल्कि पूरे दुनिया के कई हिस्सों के बारे में हमको सिग्नल्स मिलते हैं, उसकी इमेजरी प्राप्त होती है, उसके अंदर गतिविधियां प्राप्त होती है। तो ये जो एक नया क्षेत्र उठ रहा है उसमें भी भारत और मॉरिशस के बीच का जो संबंध है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। जी शेखर जी, आपसे भी इस बारे में जानकारी मैं लेना चाहूँगा। जब तकनीकी तौर पर हम देखते हैं, जिसका जिक्र अभी अखिलेश भी कर रहे थे, ना सिर्फ स्पेस इकोनॉमी बल्कि उसके लिए आवश्यक जो तकनीक की बात की जाए और उसी तकनीक प्रौद्योगिकी को हम देखते हैं डिफेंस सेक्टर में भी, तो कैसे इसका जो समावेश है वो हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, ये अभी जो है स्पेस सेक्टर में जहां तक मॉरिशस का प्रश्न है, सबसे पहले तो हमें एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट में उनको साझेदारी देनी होगी जी। और उससे जब कम्युनिकेशन एक बार बढ़ेगा और जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होंगे तो यहाँ से जितनी सुविधाएं हैं और यहाँ भी जितनी भी तकनीकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो वो अगर एक बार समझौता हो जाए तो हमारे ख्याल से फिर ये बात आगे बढ़ती रहेगी। दूसरी चीज है इसमें कि उनको पार्टनरशिप कराने का, जब सैटेलाइट बनाने के लिए जो हमारे यहाँ इसरो में काम होता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर आजकल खुद बना रहे हैं, तो उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन को इसमें इन्वॉल्व करने से उनके पास भी तकनीकी नो हाउ स्पेस क्षेत्र में बढ़ेगी। उसमें काफी सारी चीजें हैं। हालांकि रॉकेट बनाना कोई आवश्यक नहीं है, रॉकेट जो है वो इसरो अपने एक रॉकेट पे इनके सैटेलाइट्स को भेजता रहेगा, किंतु उस क्षेत्र में जब ये माहिर हो जाएंगे तब वो तरह तरह के सैटेलाइट बनाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को, अपने उद्यमी लोगों को इनकरेज करेंगे। तो इस तरह से हम उनके साथ साझा कर सकते हैं और ये बिल्कुल ओपन है, पब्लिक के लिए ओपन है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई छुपी हुई चीजें हैं। तो भारतवर्ष का सबसे बड़ा ये है कि हम अगर कहते हैं कि आपको तकनीक देंगे तो तकनीक साझा तभी करते हैं जब हमें एक उससे विश्वास होता है। जी। अभी वहां पे एक ग्राउंड स्टेशन बना के, एक लिंक स्टेशन बना के हमारे जो सैटेलाइट्स अभी हैं ऑर्बिट में, उसके साथ अगर लिंक को जोड़ दिया जाए तो कम्युनिकेशन तो बिल्कुल एक समय ही तुरंत स्टैब्लिश हो सकता है। जी बिल्कुल। बाकी जहां तक उनके बनाने का प्रश्न है तो वहां के जो लड़के हैं जो साइंस पढ़ते हैं उनको भारतवर्ष में लाके इसरो के साथ अटैच कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि शेखर जी कई लोग हैं जिनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। एक उसका आंकड़ा है करीब 450 लोग अगर हम देखते हैं सालाना तौर पर भी, कैसे उनको और ज़्यादा उनका जो कौशल प्रशिक्षण है वो उनका किया जाता है। क्योंकि अब जो नई तकनीक है और उसमें भी जब भारत की अहम भूमिका हो जाती है, आज के समय में नई तकनीक AI की भी हम बात करते हैं, तो जैसे जैसे भारत लगातार आगे बढ़ रहा है उसी तकनीक को, उसी ज्ञान को, क्योंकि भारत जो ज्ञान है उसको अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता, पूरे विश्व को बांटना चाहता है। और उसी लिहाज से मान सकते हैं कि ये भी महत्वपूर्ण है कि तमाम जो जानकारी है प्रशिक्षण के तौर पर भी जो मॉरिशस के छात्र यहाँ पर पहुँचते हैं उनको दी जाती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, हम तो करीब 400 लड़कों को स्कॉलरशिप हर साल देते हैं जी। और एक आईटेक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की प्रशिक्षण के लिए है। उनके सेना के लोग, उनके नौसेना के लोग और उनके साइंटिस्ट उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जी उसका स्कोप, अगर उसमें स्पेस मिला दिया गया है तो ये हमारे लिए ऐसा नहीं कि कोई नया कुछ हमें समझौता करना होगा। वो समझौता ऑलरेडी है वहां पे, उसके नंबर्स बढ़ाने होंगे, उसका स्कोप बड़ा करना होगा। तो इसलिए एक उसके लिए जो कहते हैं फ्रेमवर्क इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जी। तो हमें उसमें कोई बहुत उसका स्कोप सिर्फ बढ़ाना है और उनकी फैसिलिटी को हम उनके जो लड़के बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, जो आते हैं भारतवर्ष में पढ़ने के लिए, उनको इनकरेज करें कि हम एरोस्पेस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में उनको मास्टर्स की डिग्री कराएं ताकि वो अपने देश में जाके वहां मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और खासतौर से अखिलेश, ये जो नए उभरते हुए क्षेत्र हैं इनको जो हम देखते हैं, या खासतौर से DPI की अगर बात की जाए, भारत जिस तरीके से लगातार कहता है कि जो अलग अलग देश हैं वो चाहें तो DPI का इस्तेमाल कर सकते हैं, और
दोनों देशों के बीच हम देखते हैं जो पर्यटन है वो भी एक महत्वपूर्ण सूत्र रहा है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मॉरिशस एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और भारत के लोग मॉरिशस जाते हैं, लेकिन एक जो नया आयाम, जैसे यूपीआई के बारे में आप बता रहे थे, यूपीआई निश्चित तौर पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी भारत ने इसको प्रैक्टिस की है कि जिसको हर देश इसका लोहा मानता है। एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की बात जब होती है तो ये कैशलेस इकोनॉमी का सबसे अच्छा प्रयोग और सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन भारत ने किया। और भारत कई देशों के साथ यूपीआई के थ्रू डिजिटल इकोनॉमी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसमें भी मॉरिशस एक है। तो इस हिसाब से आप देखिए, अगर मॉरिशस के लोकेशन को भी आप देखेंगे तो मॉरिशस ऐसे तो डीप सी में स्थित है, लेकिन मॉरिशस अफ्रीकन यूनियन का सदस्य है और अफ्रीका महादेश का वो पार्ट है। और उस हिसाब से मॉरिशस के की सरकारें हैं और भारत सरकार भी चाहती है, भारत के उद्यमी भी चाहते हैं, जो उद्योगपति वो भी चाहते हैं कि मॉरिशस के थ्रू हम अफ्रीका में एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का रूट बना सकते हैं। मॉरिशस चाहता है कि आप हमें अपना जो गेटवे ऑफ अफ्रीका बनाइए। और गेटवे ऑफ अफ्रीका बनाने में क्या फ़ायदा है कि मॉरिशस का जो प्रोजेक्शन है पूरी दुनिया में, हमारे जहन में भी है कि मॉरिशस एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है। और ऐसे स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और या इसके थ्रू कहीं इन्वेस्टमेंट होता है तो काफ़ी सेफ माना जाता है। हमारे यहाँ भी मॉरिशस के रूट से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले जो रूट हैं उसमें एक मॉरिशस एक है। तो ऐसे में जब अफ्रीका तक हमारी रीच बनेगी तो हमारा यह जो डिजिटल इकोनॉमी का यह जो प्रयोग है उसका और आउटरीच बढ़ेगा। और इस हिसाब से मॉरिशस के साथ जो हमारे संबंध हैं वो अगर लगातार जितने गहरे होते हैं उतने ही ज़्यादा फायदा है। और इसमें अफ्रीका को भी फायदा है, क्योंकि अफ्रीका के कई देश हैं जो भारत के साथ काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में, और भारत के प्रति उनका विश्वास है। और भारत अगर स्टेबल इकोनॉमी के रूप में, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली के रूप में और इन्वेस्टर के रूप में भी अगर पूरी दुनिया में जा रहा है, खास करके उस क्षेत्र में, तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन होता है कि अफ्रीका के साथ हमारे संबंध बढ़ते हैं, अफ्रीका के देशों के साथ हमारे संबंध और प्रगाढ़ होते हैं, तो हमारा राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है, यूएन में बढ़ता है, इंटरनेशनल फोरम में बढ़ता है, पूरी दुनिया में बढ़ता है। और जिस तरीके से हम ग्लोबल साउथ को नेतृत्व देने की कोशिश कर रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं, तो उस हिसाब से भी जो है मॉरिशस एक उस रूट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है हमारे लिए। जी बिल्कुल। और खासतौर से शेखर जी, जब हम देखते हैं CEPA की अगर खासतौर से बात की जाए, एक ऐसा समझौता जो कि अफ्रीकी देशों की जब हम बात कर रहे हैं तो पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस जिसके साथ ये समझौता हमने किया, और उसी वजह से एक प्रवेश द्वार माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप के लिए भी। कितना महत्वपूर्ण है इस समझौते के बाद से भी हमने देखा है जिस तरीके से जो सुगमता कहीं ना कहीं कारोबार में भी नजर आती है। जैसा आपने पहले बताया था प्रोग्राम शुरू होने के समय कि 10 साल पहले जो हमारे बीच जो ट्रेड था अब वो कई गुना बढ़ गया है और ये समझौता अगर बाकी देशों के साथ होता रहे तो हमारे ख्याल से कि उनका भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अफ्रीका जो डेवलपमेंट की जो सीढ़ी है उसमें अभी उसे काफी सीढ़ियां चढ़ना बाकी है। तो हम उसमें साझेदारी कर सकते हैं। और अगर मॉरिशस इतना केपेबल हो गया तो हम मॉरिशस को एक अपना स्थान बनाकर वहां से उनको जो है हम मदद पहुंचा सकते हैं, ताकि हमें हर बार जो है भारतवर्ष से अफ्रीका जाने की जरूरत ना पड़े। तो ये एक स्कोप है जो कि मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में अफ्रीकन यूनियन के साथ जरूर भारतवर्ष का कोई समझौता इसमें होने वाला है। दूसरी चीज ये है, जैसे कि आपने कहा कि हमें अफ्रीका का जो एक द्वार है, इट इज ओपन्स द गेटवे टू अफ्रीका। तो आपको बताऊं और आपके दर्शकों को मुकुल जी, इंडियन ओशन रीजन जो है दैट इज फ्रॉम ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू मलागाई स्ट्रेट। तो ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, दिस इज एग्जैक्टली जो हम बता रहे हैं, वो मॉरिशस और तंजानिया और मडागास्कर और सभी ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका ही तो हैं। तो वहां की सिक्योरिटी से लेकर मलाक्का स्टेट तक की सिक्योरिटी हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है कि हम इनको मदद करने के लिए तैयार हैं, मदद कर रहे हैं, और उस मदद करने में रुकावट ना हो और उसकी वजह से स्टेबिलिटी बनी रहे, पीस बना रहे इंडियन ओशन रीजन में। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा एक अचीवमेंट हो जाएगा भारतवर्ष का।
जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जो उपलब्धियां हैं वो हम देखते हैं दोनों देशों के बीच। और ख़ासतौर से अखिलेश, अगर देखा जाए करीब 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो निवेश है वो भारतीय कंपनियां मॉरिशस में कर चुकी हैं। जो ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार भी अगर देखें किस तरीके से, क्योंकि एफडीआई के तौर पर जब देखते हैं तो भारत में मॉरिशस की जो स्थिति है वो सिंगापुर के बाद दूसरे स्थान पर हमें नज़र आती है। भारतीय कंपनियां जो हैं वो लगातार निवेश कर रही हैं और यही जो निवेश के अवसर हैं जो कहीं ना कहीं इनके ज़रिए रोज़गार सृजन होगा तो दोनों ही देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो और मजबूत होती हुई नजर आएंगी। निश्चित तौर पे देखिए, मॉरिशस को कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से उसको विकास की ज़रूरत है, क्योंकि जितना इसका पुराना इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास अगर कहें तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसका पूरा जो आधुनिकीकरण हुआ 1968 में जब मॉरिशस को आज़ादी मिली, उसके बाद से मॉरिशस ने अपने आप को नए तरीके से बनाना शुरू किया और उसके बाद उसको जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत हुई उन्होंने दुनिया में भी देखा और एक तरीके से कहें कि वो इकोनॉमिकली एक्टिव हो रहे हैं और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतें उन्हें पूरा कर रहे हैं और उसके साथ साथ वे अपने संसाधनों, अपनी क्षमता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं। और जब मॉरिशस के लोगों से बात होती है, जो मॉरिशस के अधिकारियों से भी जब बात होती है, उनकी पूरी इच्छा होती है कि भारत अपनी इकोनॉमी को मॉरिशस के साथ इस तरीके से जोड़े कि वो एक तरीके से कहें कि अफ्रीका का में प्रवेश का वो रास्ता बन जाए और इससे भारत के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि भारत के लोग ऐसी सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं। भारत के उद्यमी जो हमारा सरप्लस बन रहा है वो ऐसी सुरक्षित जगहों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां की न सिर्फ वहां निवेश हो बल्कि उसके थ्रू अन्य जगहों पे भी निवेश हो। तो इस हिसाब से देखिए कि भारत के उद्यमी बिल्कुल अखिलेश, और हमारे जो दर्शक हैं उनको तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं, ना सिर्फ एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने दिखाई बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब होटल भी पहुंच चुके हैं, वहां की जो तस्वीरें हैं वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं।
तो इन तस्वीरों में आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल पहुंचने पर किस तरीके से भारतीय समुदाय ने स्वागत किया है और पारंपरिक अंदाज में, और इसके साथ साथ भारत माता की जय और मोदी मोदी की जो गूंज है अब वो मॉरिशस में सुनाई दे रही है। भारत और मॉरिशस के बीच जो घनिष्ठ संबंध है, जो साझेदारी है, उसका एक नया अध्याय फिलहाल यहाँ नजर आ रहा है और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए शेखर सिन्हा जी, हमारे सहयोगी अखिलेश और इसके साथ साथ अजय दुबे जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस विशेष पेशकश में बस इतना ही, लेकिन इस भारत मॉरिशस की प्रधानमंत्री की यात्रा की अगर बात की जाए, इस पर लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।